हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन के रिलेटेड बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हमें पता है सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हम हमेशा से स्टार्टिंग से अटैम्प्ट्स ही करते जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, बहुत अटैम्प्ट्स करते हैं। एंड ये क्यों करते हैं हम, क्यों इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है? या तो हमें या तो कुछ तो फ़ायदा है हमारा इस चीज़ में, क्लासिफिकेशन करने की वजह से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन करने का रीज़न क्या है? हम इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट्स क्यों मार रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? एक तो रीज़न ये बन गया कि हम साइंटिफिक इट वॉज डन इंटेंसिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक रीज़न की वजह से नहीं हम यूज़ कर रहे। एक रीज़न तो ये है कि साइंटिफिक रीज़न की वजह से हम क्लासीफाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और इसके अलावा हम अपने यूज़ के लिए भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। अपना भी फ़ायदा है, साइंटिफिक रीज़न तो है, बट अदर देन दैट वी आर ऑल्सो क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम जस्ट टू सेटिस्फाई अवर ओन नीड्स, नॉट जस्ट टू बट ऑल्सो ये अपने यूज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, अपने यूज़ के लिए भी, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ऐसे यूज़ के लिए भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब मेन बात यहाँ पे शुरू हो जाती है कि एरिस्टोटल जो है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लगा के, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस लगाए फॉर क्लासिफिकेशन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस किसने सबसे पहले अटेम्प्ट की साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन? ही वॉज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ना जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्या बेसिस थे? बस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किस बेसिस पर क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एरिस्टोटल ने? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि बाहर के जो कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, वो भी सिंपल, बस इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने बोला लो जी, ये लो हमने कर लिया प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई। मतलब कि एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप को क्लासीफाई किया। बस एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप को क्लासीफाई किया, और उनको प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में, एक जिनके पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, और दूसरे जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है, जिनके पास रेड ब्लड सेल एब्सेंट है। इस ग्रुप को, जिनके पास आरबीसी इज प्रेजेंट, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनेमिया। ENAIMA। एंड जिस ग्रुप को, जिसके पास आरबीसी, जिसके पास नहीं है, उसको हम कहते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, क्लियर लिखना पड़ेगा, जिनके पास आरबीसी नहीं है, जिनके अंदर आरबीसी इज एब्सेंट, उस ग्रुप को हम कहते हैं एनीमा, जिनके पास आरबीसी इज एब्सेंट। तो इन्होंने ये कर दिया कि एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स के, जिनको उन्होंने क्लासीफाई किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को एनीमिया और इनेमिया में। तो और वो भी किस बेसिस पर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जो साइंटिफिक अप्रोच लगाई थी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक अप्रोच या फिर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात होगी एरिस्टोटल की, यहीं तक बात खत्म होगी। अब एरिस्टोटल की ही क्लासिफिकेशन के सिस्टम को, एरिस्टोटल के ही, व्हाट आई एम सेइंग इज, ध्यान से देखो, एरिस्टोटल के ही क्लासिफिकेशन के सिस्टम को एक बंदे ने, लीनियस ने मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया एरिस्टोटल के ही क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम को एक बंदे ने, कार्लस लीनियस ने मॉडिफाई कर लिया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जो कि एरिस्टोटल ने एक्चुअली में दिया था, मगर क्रेडिट सारा जाता है लीनियस को, क्योंकि मॉडिफाई करके इसने सही तरीके से और अच्छा हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। मगर इसमें भी प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम ही थे। कौन से किंगडम? एक ऐसा किंगडम जिसमें सारे प्लांट्स इंक्लूडेड है, एक ऐसा किंगडम जिसमें सारे एनिमल्स इंक्लूडेड है। इन किंगडम प्लांटेई ऑल द प्लांट्स वर इंक्लूडेड, एंड इन किंगडम एनिमेलिया ऑल द एनिमल्स वर इंक्लूडेड। सो दीज वर द टू किंगडम्स गिवन टू अस बाय लीनियस। हम लीनियस कहेंगे, क्रेडिट सारा लीनियस को जल जाता है बेचारा एरिस्टोटल। मगर तो ये तो लीनियस ने बना लिया प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम, बात वही वाली है, एरिस्टोटल वाली ही बात है। मगर मतलब लीनियस ने बोला जी भाई, दो किंगडम में आप जितने भी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, जितने भी टाइप्स देखोगे, जितने भी लिविंग टाइप्स देखोगे, भाई सबको ना तुम सिर्फ दो कैटेगरीज में ही क्लासीफाई कर देना। भाई सबको ना तुम सिर्फ दो किंगडम्स में ही क्लासीफाई कर देना। या तो समझ जाना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सामने दिखेगा, समझ जाना, या तो वो एनिमल होगा, या तो वो किंगडम प्लांटेई का मेंबर होगा, या तो वो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर होगा, या तो किंगडम प्लांटेई का मेंबर होगा, या तो एनिमल होगा या तो प्लांट होगा। मतलब ये तो हद है। मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दुनिया में, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा दो, या तो वो एनिमल ही होगा या तो वो प्लांट ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वाह, ठीक है। मतलब अभी तो आप मान रहे हो उसकी बात को, अभी लोगों ने भी मानी, और ये सिस्टम आसान भी था। ये सिस्टम इसने बना भी आसानी से लिया। मतलब कि
इसके सिस्टम से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन आसानी से की किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में, और साथ ही साथ में ये आसानी से अंडरस्टैंड भी हो पाया, है ना। मगर कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि यहाँ पर आपको जिसके बारे में डिस्कशन हुई है, और क्योंकि स्टार्टिंग में तो गलतियाँ नहीं पता चलती है ना, तो लीनियस के सिस्टम के बारे में ड्रॉबैक्स जो थे स्टार्टिंग में नहीं पता चले थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, लंबे समय के लिए ये सिस्टम तो यूज़ किया, मगर बाद में जाके पता चला दैट ये सिस्टम इनएडिक्वेट निकला, ये सिस्टम इनएडिक्वेट है, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम इनएडिक्वेट है। ये ड्रॉबैक्स आपको सीधे सीधे लिख के दे दिया कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब कि ग्रीन एल्गी एंड फंजाई, इन सब के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए, मल्टीसेलुलर 1.5 सेल के बने हुए, और ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन कलर की होती हैं ये ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं फंजाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, और ये ग्रीन भी नहीं, ज़रूरी नहीं ग्रीन ना हो। और इन सब ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इन सब के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम, ये बस प्लांट और एनिमल के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाया, ये बस प्लांट और एनिमल के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाया। ये नहीं बताया पाया कि कौन सा प्लांट लिविंग, कौन सा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा नहीं करता। ये नहीं बता पाया कौन सा एनिमल यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। ये नहीं बता पाया कौन सा प्लांट यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। प्लांट वैसे होते कि नहीं, मतलब डिस्टिंग्विश इन सब के बीच में नहीं कर पाया, प्लांट और एनिमल्स के बीच में ओवरऑल डिस्टिंग्विश कर लिया। So that was a very disappointing drawback, limitation of this two kingdom system classification. देन यहाँ पे यही बात बोली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि क्लासिफिकेशन का ये जो सिस्टम था ये यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर कर लिया था और ईज़िली इसे अंडरस्टैंड भी किया जा रहा था। मगर और दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर आ जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि ना प्लांटे की कैटेगरी में आते थे, ना ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते थे, ना ही प्लांट्स होते थे, ना ही एनिमल्स होते थे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ की हिंट दे दी थी बातों बातों में कि देखो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरिस्टोटल या फिर लीनियस बोलना चाहिए, क्रेडिट सारा लीनियस को जाता है। लीनियस महान जी ने क्या कर दिया, उनकी गलती नहीं है, स्टार्टिंग में पहली बार कहाँ पता चलता है, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। ज़रूरी है कि वो एनिमल्स ही और प्लांट्स ही हो, एनिमल्स के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे आ रहे थे जो कि ना ही प्लांट्स थे ना ही एनिमल्स थे। सो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। ईदर मतलब दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहे थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। इसलिए ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि लंबे समय के लिए यूज़ किया गया, विच वॉज यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। सो दीज आर द अभी तीसरा ड्रॉबैक यहाँ पर आ जाता है। तीसरा ड्रॉबैक क्या बोल रहा है, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब कि सिर्फ इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर किया था ना, मॉर्फोलॉजी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर अरिस्टोटल ने एक्चुअली क्लासीफाई किया था, फिर इसने लीनियस से मॉडिफाई किया था। तो लीनियस ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की जो वॉल है उसकी नेचर कैसी है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, फिर फर्दर और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर उनका हैबिटेट कैसा है। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट लिव इन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल हैबिटेट, दे लिव्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में देखी थी। और फिर उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके बेसिस इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा इन सब चीज़ों को भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ी। लगा कि इन सब कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था एज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना चाहिए था। इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहिए, चाहे वो किंगडम प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, किसी भी कैटेगरी में क्लासीफाई करने के लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी नहीं है, बल्कि देयर वॉज नीड ऑल्सो फेल फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वॉल की नेचर कैसी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, सेक्सुअल है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे, मतलब एवोल्यूशन होते होते जो उनके आपस में रिलेशन थे ऑर्गेनिजम्स के, वो कैसे उनके इनके साथ ऑर्गेनिजम्स के लिए रिलेशनशिप्स थे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखना भी ज़रूरी बनता था। ये लगा लोगों को कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स काफ़ी नहीं है, और ये ज़रूरी है। ये तीसरा ड्रॉबैक है हमारा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया, इन सब कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं किया एज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन।
इसलिए इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ अंडरगोन सेवरल चेंजेस। मतलब अभी तो आप 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हो ना, आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे भाई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे भाई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, एक और किंगडम ऐड कर दिया, फिर आप देखोगे अच्छा 5th किंगडम भी ऐड हो गया। तो आप देखोगे कि बहुत सारी चेंजेस आ रही है ओवर द टाइम। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत सारे चेंजेस के अंडरगो हुआ, बहुत सारे चेंजेस के थ्रू होकर आया है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं। मगर चेंजेस तो बहुत सारे आए, हाँ मैं एग्री करती हूँ चेंजेस तो बहुत सारे हैं, मगर अलग चीज़ क्या है, जो चीज़ कांस्टेंट रही वो क्या रही, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब कि अभी तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया थी, सिर्फ 2 ही किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया था, फिर आगे जाके एक और किंगडम आएगा, फिर एक और किंगडम आएगा, फिर एक और किंगडम आएगा। मगर ये दोनों किंगडम तो कांस्टेंट रहेंगे ना, ये तो किंगडम हटेंगे नहीं ना कहीं पे, ये किंगडम भी रहेंगे, ये किंगडम भी रहेंगे। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम्स। जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, ये 2 किंगडम सिस्टम में आया था सबसे पहले, बेसिक यही है, ये हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर रहेगा। ओके, the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। हाँ of course, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, हर एक बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो वैसे ही हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जिस साइंटिस्ट ने जिस तरीके से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, उसने उस बेसिस पर अंडरस्टैंड किया होगा उस चीज़ को, किंगडम्स को। सो द किंगडम्स, द नंबर and nature of kingdoms have been also understood differently by different scientists। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नंबर और डिफरेंट नेचर समझी, मतलब एक व्यू अभी तक किसी का नहीं था, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आगे चलेंगे क्योंकि इस बुक में आपको अब डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, अगली वीडियो का भी आइडिया दे देती हूँ। आज की वीडियो बहुत छोटी थी आई नो, अगली वीडियो का भी आइडिया देख लेती हूँ कि क्या होता है अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे। देखो अभी हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, यहाँ पे पूरी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की चर्चा की। अब इसके आगे 3 किंगडम आएगा, फिर 4 किंगडम आएगा, फिर 5 किंगडम आएगा। ऐसा ही एक्चुअली में हुआ भी कि 3 किंगडम किसी ने दिया, फिर 4 किंगडम दिया, फिर 5 किंगडम, क्योंकि हर किसी किंगडम में ड्रॉबैक्स भी निकल आ ही लेते थे, ड्रॉबैक्स भी आ ही लेते थे, जैसे 2 किंगडम में भी आया। तो मगर इस बुक में डायरेक्टली आपको ना अगले पेज पे 5 किंगडम दे दिया है, डायरेक्टली आपको 5 किंगडम दे दिया है और नाम बता दिए हैं, जितने भी किंगडम्स हैं उन सबके नाम बता दिए हुए हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मगर आपको 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन मैं पहले पढ़ाऊंगी, फिर जाके मैं आपको यहाँ पर लाऊंगी इस पेज के ऊपर, दैट इज़ 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम 5th किंगडम के बारे में पढ़ लेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट।